नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो टीसीएस कंपनी द्वारा आयोजित सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम मार्च 2023 में टोटल 8 दिन में 24 सेट में कंडक्ट हुआ था। तो इस एग्ज़ाम की जो सीरीज़ वाइज अपन क्वेश्चंस कर रहे थे, 600 जीके के सवाल हैं, उसमें से अब तक आपकी 375 क्वेश्चंस हैं, वो 5 पार्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। यदि वो पार्ट प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट इसके अलग से बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि ये सभी सवाल है टीसीएस कंपनी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित नए टाइप के सवाल हैं। जो प्रीवियस टीसीएस कंपनी के काफ़ी एसएससी रेलवे के पेपर देखे हैं, उसमें इस टाइप से थोड़े सवाल नहीं बने थे, अलग लेवल के सवाल हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहेगा। जो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर पर आधारित विशेषकर जो सीबीटी एग्जाम्स होते हैं, टीसीएस वगैरह कंपनी कंडक्ट कराती है, उनके एग्ज़ाम्स का बेहतरीन एनालिसिस होता है, जिसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करते हैं, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम्स में उससे रिलेटेड सवाल बने तो सारे फैक्ट आपकी कवर हो जाए। एक तरीके से कहने को तो ये 75 सवाल है एक पार्ट में, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 गुना सवाल कवर हो जाते हैं जब एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड होते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज 28 फरवरी की। इससे पहले 27 फरवरी तक 5 पार्ट में वीडियो आ चुका है। पार्ट 6 में 28 फरवरी के 3 सेट में पूछे गए 75 जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इस वीडियो में रहेंगे। बने रहेगा वीडियो के एंड तक। तो शुरुआत करते हैं 28 फरवरी के पहले शिफ्ट के सवाल के साथ। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर किसके रूप में वर्णित किया जाता है? भारत की जलवायु आपको पूछे तो आप कहेंगे मानसून प्रकार की है। किस टाइप की जलवायु है? मानसून प्रकार की। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे आप टीसीएस कंपनी के द्वारा आयोजित एसएससी की कर रहे हो, अदर जितने भी सीबीटी एग्जाम्स होते हैं, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस है, एसएससी जीडी हो गया, आपके स्टेट पुलिस का हो गया, टीचर्स का हो गया, सभी एग्जाम्स की टेक्स्ट बुक पर एक पास में मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगी। कहने का मतलब एक बार पास ले लो, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आए, जो भी आप फॉर्म डालो, उसको मॉक टेस्ट आप एक ही प्लेटफॉर्म पर एक बार पास लेने पर उसी प्राइस में आपको सारे मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट। तो अभी फ्लैश सेल के साथ यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेना चाहते हो, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, 1 वर्ष की वैलिडिटी में, यानी पर डे 1 रुपये से भी कम प्राइस में पड़ रहा है। कोई भी टेक्स्ट बुक आप ले रहे हो, पास प्रो ले रहे हो, जिसमें प्रीवियस ईयर के विशेषकर क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें भी आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। इस प्रकार से एग्जाम इंटरफेस रहेगा, जो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे एग्जाम 600 प्लस एग्जाम्स यहाँ पर इंक्लूड रहते हैं। ऑलरेडी लाखों कैंडिडेट जुड़े हुए, 17 लाख एक्टिव यूजर्स है, तो एग्जाम सा माहौल है। एग्जाम में जो फॉर्म डालते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो आपका क्या होगा, आप एग्जाम से पहले ही जान पाएंगे आपका कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सेक्शन वीक है, समय रहते उसमें सुधार और बूस्ट कर सकते हो। तो भारत की जलवायु मानसून प्रकार। नेक्स्ट सवाल, वेद समाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपने सीजीएल एग्जाम 2022 का देखा होगा, सीबीटी 2 एग्जाम, जो जीके के सवाल पूछे गए थे 20 सवाल, उसमें इस प्रकार से कूट के रूप में, यानी 4 विकल्प थे, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन से 2 विकल्प सही हैं, इस टाइप से काफ़ी सवाल थे। तो यहाँ पर भी इस टाइप से आपका सवाल का एक्सपीरियंस बढ़ने वाला है। वेद समाज की बात हो रही है, तो वेद समाज है, इसकी स्थापना याद रखना, पहले भी बता चुका हूँ, 1864 में। जब भी वेद समाज पूछे आप कहेंगे 1864 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? मद्रास में हुई। किसके द्वारा की गई है? तो वेद समाज के सबसे लोकप्रिय नेता चेम्बेटी श्रीधरालू नायडू। वेद समाज नायडू के द्वारा, श्रीधरालू नायडू के द्वारा 1864 में मद्रास में इसकी स्थापना की गई। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और कर्म कांडों की निंदा की। जो रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है हिंदू धर्म में, उसको खत्म करने के लिए एकल सर्वोच्च ईश्वर को उन्होंने श्रद्धा का प्रचार किया। यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखो, जो श्रीधरालू नायडू है, जिन्होंने वेद समाज की स्थापना की है, तो श्रीधरालू नायडू ने वेद समाज की पुस्तकों का संस्कृत और कन्नड़ में अनुवाद किया, जो गलत स्टेटमेंट है। मैं आपको बताऊं, श्रीधरालू नायडू वेद समाज के संस्थापक, इन्होंने वेद समाज की पुस्तकों को संस्कृत और कन्नड़ में अनुवाद नहीं किया है, इन्होंने ब्रह्मा समाज की पुस्तक का तमिल और तेलुगु भाषाओं में अनुवाद किया है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 में शामिल नहीं है? बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, मैं भी बता चुका हूँ। राष्ट्रीय वायु खेल नीति, जिसका विजन 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल, जो वायु खेल हवाई खेल है, शीर्ष हवाई खेल वाले देशों में शामिल करना है, 2030 तक लक्ष्य है। ये नीति आई है 2022 में, इसमें 11 स्पोर्ट शामिल है। आपको पूछा वायु खेल है, तो यहाँ पर निशानेबाजी नहीं है,
11 स्पॉट कौन से हैं तो आप देख सकते हो। 11 तो शामिल स्पॉट हैं, उसमें एरोबेटिक्स है। बार बार ये देखेंगे क्योंकि इससे पहले भी पार्ट में बता चुका हूँ, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। क्योंकि ये सवाल मैंने लगभग CBT एग्जाम्स में 5 से 6 एग्जाम्स में इसको सवाल देख लिया है अलग अलग शिफ्ट में। एरोबेटिक्स है दोस्तों, वायुखेल नीति में एरोबेटिक्स है। एरो मॉडलिंग और मॉडल रॉकेट है। प्रायोगिक विमान है, बैलूनिंग है, ड्रोन भी है। ग्लाइडिंग तथा पावर ग्लाइडिंग है। हैंग ग्लाइडिंग एवं पावर हैंग ग्लाइडिंग है। पैराशूटिंग है, पैराग्लाइडिंग व पैरा मोटरिंग है। पावर्ड एयरक्राफ्ट, रोटरक्राफ्ट, ये 11 स्पॉट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जानवरों में संगठन का स्तर नहीं है? तो संगठन के स्तर है जानवरों में, वो आप देखेंगे तो आपको पता है सबसे छोटी इकाई मानव शरीर की कोशिका है, तो कोशिका स्तर संगठन होगा। कोशिका मिलकर बनाती है दोस्तों उत्तक, तो उत्तक स्तर संगठन होगा। और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, तो अंग स्तर का संगठन होता है। तो ये 3 प्रकार के संगठन होते हैं। मांसपेशी स्तर का कोई संगठन नहीं होता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, हाइड्रा और जेलीफिश में एक संगठन के उत्तक स्तर होते हैं, यानी एक ही संगठन के, यानी पूरा एक स्पेसिफिक संगठन है, यानी सारे उत्तक ही पूरा हाइड्रा और जेलीफिश में कार्य करेंगे। तो एक संगठन के जो उत्तक स्तर है वो हाइड्रा और जेलीफिश में मिलेंगे। स्पंज संगठन का सेलुलर स्तर है। तो कोशिका, पूरी कोशिका एक तरीके से समूह के रूप में कार्य करेगी, वो स्पंज में करेगी। स्पंज में कोशिका का स्तर है, संगठन के रूप में कोशिकाएं काम करेगी एक विशिष्ट कार्य के लिए। कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जो यहाँ पर बात हो रही थी अंग स्तर की, तो कई अंग मिलकर पूरा अंग तंत्र बनाते हैं। श्वसन तंत्र में काफ़ी अंग जुड़े हुए हैं, परिसंचरण तंत्र में भी काफ़ी अंग है, तो ये पूरे काफ़ी अंग मिलकर कोई भी कार्य करे तो वो होगा अंग तंत्र। ठीक है, अंग स्तर संगठन के रूप में कार्य करेंगे, बहुत सारे अंग मिलकर संगठन के रूप में करेंगे, और बहुत सारे संगठन का सेलुलर, यदि कोशिकाएं मिलकर कोई स्पेसिफिक कार्य करें तो वो सेलुलर स्तर का हो जाएगा। इसी प्रकार आपने उत्तक का देखा है, हाइड्रा जेलीफिश है, स्पंज में सेलुलर है, अंग में आपने श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र का उदाहरण देखा। शासक और उसके शासन की अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो विकल्प। तो रजिया सुल्तान, बार बार आपने देखा होगा, इनका शासनकाल है, ये गुलाम वंश की शासिका, 1236 से 1240 तक, ये 4 वर्ष इनका शासनकाल रहा। काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा है। तोमर प्रारंभिक 12वीं शताब्दी में, तो 12वीं शताब्दी में 1165 में थे तोमर, ध्यान रखना 1165 तोमर। अनंगपाल, जो अनंगपाल है वो 1130 से 1145, 1130 से 45 अनंगपाल। ठीक है, याद रखिएगा 1130 से 1145 अनंगपाल। पृथ्वीराज चौहान, जैसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। तो ये बात करें सपादलक्ष, जो अजमेर क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने शासन किया राजस्थान में। पृथ्वीराज चौहान हैं, इनका शासनकाल है, आपने तराइन का युद्ध पढ़ा होगा 91 में जो हुआ है 1100 में। तो पृथ्वीराज तृतीय जो शासनकाल है वो 1178 से 1192 है। ठीक है, तो ये 80 से 96 नहीं है, 78 से 92 है। पृथ्वीराज चौहान का 1178 से 1192 है। ठीक है, 1192 तक है, ना कि 96 तक। तो ये गलत स्टेटमेंट है जो मैच किया हुआ है। बौद्ध स्तूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सत्य है? बौद्ध स्तूपों की बात हो रही है, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी के एक स्तूप की संरचना का सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान बैराट में है। बैराट राजस्थान में बौद्ध स्तूप में एक 3री शताब्दी का स्तूप की संरचना का उदाहरण मिलता है, वो बैराट का स्तूप है। ये जो बैराट स्तूप है गोलाकार टीले वाला बहुत ही भव्य स्तूप है, गोलाकार टीले का है, जिसमें एक प्रदक्षिणा पथ भी है। बैराट स्तूप जो 3री शताब्दी का स्तूप माना जाता है, जो राजस्थान बैराट में है, गोलाकार टीले वाला। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अशोक के समय में सांची के महान स्तूप है, अशोक के समय में, तो ये स्तूप भी बौद्ध स्तूप है, सांची के महान स्तूप। तो इन स्तूपों को ईंटों से बनाया गया था। सांची के महान स्तूप अशोक के समय में बने हैं, तो ईंटों से बनाया गया था, और बाद में इसे पत्थरों से ढक दिया गया था। ईंटों के बाद इसको पत्थरों से कवर किया गया था, और उसमें कई नए परिवर्धन बाद में किए गए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट, जो सांची के स्तूप और बैराट स्तूप से संबंधित, बौद्ध स्तूप से संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट है, सही है। नेक्स्ट यहाँ पर अलग लेवल का सवाल देखेंगे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत के काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा शास्त्रीय संगीत का, निश्चित रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, जल्द मिलेगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 विकल्प देखिएगा शास्त्रीय संगीत की विशेषताएं।
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात हो रही है। न केवल प्राचीन हिंदू संगीत परंपराओं और वैदिक दर्शन से प्रभावित था, बल्कि फारसी तत्वों से भी प्रभावित था। करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, पहले जो पूरा एक संगीत अलग से था, भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, वो बाद में हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में अलग हुआ। तो ये जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, न केवल प्राचीन हिंदू संगीत परंपराओं और वैदिक दर्शन से प्रभावित था, इसमें प्राचीन संगीत परंपराएं तो थी ही थी, साथ ही साथ फारसी तत्व भी इसको प्रभावित कर रहे हैं। इसकी उत्पत्ति 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारत में हुई, गलत है। इसकी उत्पत्ति है वो 12वीं शताब्दी में हुई है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति, ध्यान रखना, 12वीं शताब्दी में, 12वीं में होते ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक दोनों संगीत अलग हो गए। हिंदुस्तानी संगीत राग प्रणाली पर आधारित है। राग, और कर्नाटक में आपने देखा होगा वहाँ पर मेल, राग को मेल कहा जाता है, कर्नाटक संगीत मेल करता है आपका। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मुख्य रूप से स्वर केंद्रित है, बिल्कुल, ये आप देखेंगे तो बी वाला में 12वीं शताब्दी हो जाएगा, बाकी सही स्टेटमेंट है। उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध वादक है, सेम सवाल ग्रुप डी में आ चुका है। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक है। क्या है? सरोद वादक। अमजद अली खान आप कहेंगे तो कहेंगे डायरेक्टली सरोद वादक है। अमजद सरोद है, क्या है? सरोद वादक। और कुछ वाद्य यंत्र के प्लेयर देख लेते हैं। सरोद वादक में उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अयान अली खान, अमान अली, अली अकबर खां, ये सभी सरोद वादक हैं। प्रमुख सितार वादक आप देखेंगे, पंडित रविशंकर सितार वादक, निखिल बनर्जी, विलायत खान, ये सितार वादक हैं। तबला वादक अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, शामता प्रसाद मिश्र, जो गुद्दी महाराज के नाम से जानते हो, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज, जितने भी ज़्यादातर महाराज आप देख पा रहे हो तबला वादक है, ठीक है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, एस बलेस का नाम आता है, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान, ये सभी शहनाई वादक। निम्नलिखित में से कौन सा लावणी का एक प्रकार नहीं है? लावणी डांस कहाँ का नृत्य? लावणी दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की लोक नाट्य शैली है, जो तमाशा का ही एक अंग है। महाराष्ट्र का लावणी पूछा जाता तो आप कहेंगे महाराष्ट्र, क्योंकि आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में लावणी महाराष्ट्र। लावणी के विशेष रूप से दो प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, एक तो श्रृंगारी लावणी होती है, एक निर्गुणी लावणी होती है। विशेष रूप से दो ही प्रकार होते हैं लावणी के, श्रृंगारी और निर्गुणी। इसके अलावा आप देखेंगे तमाशा लावणी भी कह सकते हो, फदाची लावणी है, बैठा कीची लावणी है, ये भी कुछ अन्य प्रकार देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय वन अधिनियम के संबंध में गलत है? भारतीय वन अधिनियम की बात करेंगे तो 1865 में ये अधिनियमित किया गया था, और भारतीय वन अधिनियम 1865 के तहत इसको 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग कौन से? आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वन। और यहाँ पर 1878 में संशोधन हुआ, इसमें 1865 वाला जो मूल एक्ट है इसको 2 बार फिर अमेंड किया गया, 1878 में और 1927 में। ये पूछा जाता है भारतीय वन अधिनियम तो 1927, इससे पहले 1878 का था, उससे पहले 1865 में था। और 1878 में जो अमेंड हुआ तो उसमें 3 श्रेणी थी आपके, आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण। आपको पूछा है कौन सा गलत है? सर्वोत्तम वनों को संरक्षित वन कहा जाता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। संरक्षित वन और आरक्षित वन में बताऊं तो आरक्षित है वो सबसे ज़्यादा अधिक प्रतिबंधित वन है, संरक्षित नहीं है, आरक्षित है वो। आरक्षित वन, ये वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है, बिल्कुल आवाजाही एक तरीके से निषिद्ध है, और वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना वहाँ पर स्थानीय लोग बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, सबसे अधिक प्रतिबंधित। उसके बाद संरक्षित वन है जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, वहाँ राज्य सरकार नियम बनाती है। ग्राम वन है, जो ग्राम वन ऐसे वन जंगल है जिसमें ग्रामीण जंगल की रखवाली करते हैं एक तरीके से। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन नहीं किया? दिल्ली सल्तनत है। प्रीवियस पार्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरा दिल्ली सल्तनत बताया है, इसी HGM एग्जाम में ये प्रत्येक सेट में दिल्ली सल्तनत का आ रहा है, तो मैंने पूरा दिल्ली सल्तनत का आपको बताया था। 5 जो वंश थे और उसका क्या शासनकाल रहा है, उसमें कौन से शासक हुए, उनका शासनकाल है। तो 5 वंश की मैंने ट्रिक आपको बताई थी। गुल खिले तो सोलो, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद था खिलजी वंश, गुल खिले तो यानी तुगलक वंश, और शो यानी सैयद डायनेस्टी, लो यानी लोधी वंश। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो क्वीन राजवंश, ऐसा कोई दिल्ली सल्तनत में नहीं है। शास्त्रीय नृत्य कथकली भारत के किस राज्य में है? दोस्तों कथक, एक है कथक उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह में कथक है। कथकली है केरला की। डूरंड कप 2022 के संबंध में कौन सा गलत है? डूरंड कप है दोस्तों फुटबॉल का टूर्नामेंट। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। और डूरंड कप 2022 के स्टेटमेंट देखो, करंट अफेयर्स का सवाल है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में फाइनल में शिव शक्ति 10वें मिनट और एलन कोस्टा 61वें मिनट ने विजेताओं के लिए गोल किए। तो डूरंड कप 2022 के फाइनल में
जो गोल किए हैं शिव शक्ति और एलन कोस्टा ने किए हैं। डुरंड कप 2022 क्या 132वां एडिशन था? नहीं था। डुरंड कप 2022 में जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है वो 131वां संस्करण है और इसका जो फाइनल मुकाबला है ये कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुआ है। ध्यान रखना, पूछ ले साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है तो आप कहेंगे साल्ट लेक स्टेडियम है कोलकाता में। कोलकाता का फुटबॉल स्टेडियम साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता। बेंगलुरु ने नवागत मुंबई शहर को 2-1 से हराकर अपना पहला डुरंड कप जीता, पहला टाइटल। यानी डुरंड कप 2022 जीता किसने है? याद रखिएगा, बेंगलुरु ने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, डुरंड कप 2022 बेंगलुरु ने जीता है, 131वां एडिशन है। फाइनल साल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता में हुआ है और जो गोल हुए हैं फाइनल में आप देखेंगे शिव शक्ति ने किया है, एलन कोस्टा ने किया है और 2 गोल ये कर दिए, 2-1 से हरा दिया है। 2 ही गोल इन्होंने किए हैं जो कि बेंगलुरु से हैं। अब डुरंड कप की वैसे हिस्ट्री देखें तो 1888 से ये स्थापना एक तरीके से प्रारंभ हुआ है। 1888 तो डूरंड तो ड 88 1888 में डुरंड कप। और सबसे अधिक सक्सेसफुल टीम जो डुरंड कप की है वो 2 टीमें हैं, यानी सबसे अधिक डुरंड कप की विजेता है मोहन बगान और ईस्ट बंगाल। दोनों ने 16 टाइटल जीत चुके हैं, ईच की बात हो रही है प्रत्येक टीम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की सूक्ष्म वित्तीय संस्थान का नाम नहीं है? सूक्ष्म वित्तीय संस्थान यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो माइक्रो फाइनेंस MFI, प्रमुख MFI की बात करूं वैसे इन विकल्प के अकॉर्डिंग बैंक बाजार फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नहीं है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो बहुत ही छोटे लोन देती हैं उसमें अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस है, बंधन फाइनेंस है, फ्यूजन फाइनेंस है और केशपोर माइक्रो फाइनेंस, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है। और बाकी यहाँ पर और बात करूँ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और MFI की, ये इसको कौन विनियमित कर रहा है, कौन इनको कंट्रोल करना है? तो भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का रिजर्व बैंक की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निर्देश, ये पूरा टाइटल है। NBFC MFI इंस्ट्रक्शन 2011 के द्वारा इसे नियमित किया जाता है, नियमन किया जाता है, इनको कंट्रोल किया जा रहा है। 2011 का जो निर्देश है NBFC MFI जो पूरा इसका टाइटल है। वैसे बात करें जो मैं बात कर रहा था MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसकी शुरुआत है RBI के द्वारा 2010 में। एक समिति है जिसका नाम है मालेगाम, मालेगाम समिति की सिफारिश पर। आपको पूछ लें किसकी सिफारिश पर MFI एक समिति निर्मित हुई है श्रेणी, तो वो मालेगाम समिति की सिफारिश पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट RBI ने 2010 में ये NBFC की एक नवीन श्रेणी निर्मित की है। और इसमें जो लघु ऋण की बात होती है 1 लाख रुपए से कम सभी ऋणों को लघु ऋण कहा जाता है। और ऐसे परिवार जिनकी एनुअल जो इनकम है 1.25 लाख रुपए ग्रामीण के केस में और शहरी में 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो वो MFI से ऋण लेने हेतु पात्र हैं। तो हर कोई MFI से ऋण नहीं ले सकते, लघु ऋण है, छोटे ऋण हैं जिनकी 1.25 लाख एनुअल इनकम है ग्रामीण में और 2 लाख शहरी में है तो वो MFI के तहत लोन ले सकते हैं अधिकतम 1.25 लाख रुपए से। डॉक्टर देवदीप को 2021 में विज्ञान की किस श्रेणी में SS भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 है जो देवदीप को अभियांत्रिकी विज्ञान में किया गया है। इससे पहले वाले पार्ट में ये सभी मैं आपको बता चुका हूँ। जीव विज्ञान में अमित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला को, रासायनिक में कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंद राजू, इंजीनियरिंग में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय हैं, भौतिक में डॉक्टर कनक शाह हैं, चिकित्सा में जीवन और रोहित श्रीवास्तव को दिया गया है, पृथ्वी वायुमंडल में डॉक्टर विनोय कुमार शेकिया को दिया गया है, गणित में अनीश घोष और साकेत सौरभ, क्योंकि ये पहले भी शिफ्टों में आ चुका है, बार बार पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की एक प्रमुख भौतिक विशेषता का नाम नहीं है? भारत के आप देखेंगे कितने भौतिक भागों में विभक्त हैं, लगभग 5 भौतिक विभाग आते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो ये कोई उत्तरी पठार नहीं होता, उत्तरी मैदान जरूर है, उत्तरी पठार नहीं है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हैं जो हिमालय पर्वत समूह है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान भी है, उत्तरी पठार नहीं है। भारतीय रेगिस्तान तो है ही है, थार का मरुस्थल है जो, और इसके अलावा दक्षिण का पठार है, उत्तरी पठार नहीं, दक्षिण का पठार जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हो, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है, ये प्रमुख भौतिक भूभाग। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये भी विकल्प आधारित सवाल जिसमें एक से अधिक ऑप्शन आप देख पा रहे हो। भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है।
तो ये करेक्ट है। भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है क्योंकि भारत का जो स्कोर हुआ है, HDI मान प्राप्त हुआ है, वो 0.633 हुआ है। और इसमें कुल 195 देशों ने भाग लिया, नहीं 195 नहीं 191 देशों ने भाग लिया, जिसमें भारत की रैंक 132वीं आई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसको किसके आधार पर तय किया जाता है मानव विकास सूचकांक को? तो 3 प्रमुख मानक आप देख पा रहे हो। जीवन प्रत्याशा है, यानी कितने साल तक वो जीवित रहेगा। सेकंड इनका रहता है शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ये 3 प्रमुख आप देख पा रहे हो, इन्हीं के आधार पर मापा जाता है मानव विकास सूचकांक को। UNDP न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। और आप देखेंगे जीवन प्रत्याशा की बात हुई थी, तो जन्म के समय भारत की जो जीवन प्रत्याशा है, तो भारत वाले लोग लगभग 67.2 वर्ष तक अभी एवरेज आयु इनकी निकल के आ रही है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट रैंक पर कौन है? स्विट्जरलैंड है, उसके बाद नॉर्वे है दूसरे पर, तीसरे पर आइसलैंड है। अगला सवाल, भारत नेपाल की शांति और मित्रता की संधि किस वर्ष में लागू हुई? भारत नेपाल की शांति और मित्रता की संधि है वो दोस्तों 31 जुलाई 1950 को लागू हुई। ध्यान रखना, 31 जुलाई 1950 को भारत नेपाल की शांति और मित्रता संधि। इस संधि में क्या हुआ? ये हस्ताक्षर हुए इस संधि पर काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में। नेपाल की तरफ से मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल की तरफ से हस्ताक्षर की, और भारत की तरफ से जो नेपाल में भारत के उस समय राजदूत थे चंद्रेश्वर नारायण सिंह, तो चंद्रेश्वर नारायण सिंह और शमशेर जंग बहादुर राणा ने हस्ताक्षर किए। ध्यान रखना 1950 में 31 जुलाई को। और काठमांडू में जो हस्ताक्षरित करी गई संधि है, ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके अंतर्गत दोनों देशों की सीमा, अब आपको पता है भारत और नेपाल की सीमा तो दोनों देशों के नागरिक के लिए बिल्कुल खुली है। वीज़ा फ्री एंट्री होती है एक तरीके से। उन्हें एक दूसरे के देशों में बिना रोक टोक रहने और काम करने की इजाज़त है। तो ये इसी ट्रीटी का कमाल है, जिसमें इजीली आप नेपाल जा सकते हो, नेपाल वाले भारत आ सकते हैं बिना वीज़ा के। तो ये है ट्रीटी 31 जुलाई 1950 की। 2021-22 में सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग चक्र अर्थात वित्तीय वर्ष, यानी आपको पूछा है कि 15वां वित्त आयोग है, इसका टेन्योर क्या है? 15वें वित्त आयोग है 2021-22 से 25-26 तक। इसके दौरान संशोधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को जारी रखने के लिए अनुमोदन मिल गया। तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 2021-22 से 25-26 तक जारी रहेगा। और ये कार्यक्रम PMJV की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक क्षेत्र के लिए लागू होता है, वहाँ के विकास के लिए आपको पूछ रहे, तो ये अल्पसंख्यकों को विकास का कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो आप देख लेंगे संघवाद भारतीय व्यवस्था की विशेषता है। संघवाद का क्या मतलब हुआ? जैसे कि भारत में जो संघवाद है, इसका मतलब केंद्रीय, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनके मध्य अधिकारों का वितरण है, वही संघवाद है। तो संघवाद है, संसदीय स्वरूप है, भारत में संसदीय, धर्मनिरपेक्षता है, सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है, ये गलत है, सभी शक्तियाँ केंद्र के पास नहीं, राज्य के पास भी हैं, समवर्ती सूची भी आ जाती है। तो विकल्प डी यहाँ पर एक विशेषता नहीं है। भारत में 2022 के दौरान खेलों की उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? खेलों में उपलब्धियां भारत की 2022 में करंट अफेयर्स का सवाल है। जैसे कि देख सकती हो, इतिहास में पहली बार भारतीय पुरुष टीम ने 14वां बार की विश्व चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर अंतर्राष्ट्रीय थॉमस कप जीता। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थॉमस कप और ऊबर कप किस टूर्नामेंट के कप होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों बैडमिंटन के। और 2022 का ये बैडमिंटन वाला जो थॉमस कप है, ये जीता है भारत ने। आपको पूछ ले भारत ने किसको हराकर 2022 में थॉमस कप जीता है? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया को फाइनल में हराया था। तो लगातार 14 बार की विश्व चैंपियन रही है इंडोनेशिया, इसको इंडिया ने हराया और अंतर्राष्ट्रीय थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप अपने नाम किया। भारत ने पहला टाइटल जीता थॉमस कप का, वो 2022 में जीता इंडोनेशिया को हराकर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आने वाले 1-2 साल के एग्जाम में। बर्मिंघम के राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम जो हुए हैं बर्मिंघम में, तो 22 स्वर्ण पदकों सहित 61 पदकों के साथ भारत ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक दर्ज किया है। इंडिया का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक तरीके से। तो बिल्कुल करेक्ट है। कॉमनवेल्थ गेम जो राष्ट्रमंडल खेल आप बोलते हो, भारत के टोटल 61 मेडल है। इन 61 मेडल में 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज है। और इन 61 मेडल के साथ इंडिया की रैंक रही है चौथी।
एक स्टेटमेंट आप देख सकते हो, गुजरात में 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। गलत है, 38वें राष्ट्रीय खेल अभी तक हुए ही नहीं है। 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे 2024 में, 2024 में होंगे 38वें, 38वें उत्तराखंड, 38 से उत्तराखंड, 38वें उत्तराखंड होंगे, 37वें गोवा में होंगे, वो भी अक्टूबर 2023 में। 37वें राष्ट्रीय खेल है, उनका आयोजन गोवा में होगा और 38वें का होगा उत्तराखंड में। और बाकी आपने देख लिया राष्ट्रमंडल खेलों का। थॉमस कप और उबर कप की बात करें, थॉमस कप इंडिया ने जीता है 2022 में, काफ़ी लंबे क्या पहली बार जीता है। और उबर कप 2022 में साउथ कोरिया ने जीता है। अभी तक भारत के संविधान के अनुसार कौन सा विकल्प मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार इजी सवाल है। शुरुआत में था संपत्ति का अधिकार 7 थे, अभी 6। तो संपत्ति का अधिकार फिलहाल 300A में रखा गया है, मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी आप समानता का है, स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। और इसको अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट सहित बहुत पहले अलग अलग पार्ट में बता चुका हूँ, पूरे अनुच्छेद सहित आपको पता होगा। कुछ सामान जिन्हें सार्वजनिक सामान कहा जाता है, बिल्कुल सार्वजनिक सामान जो रहता है बाजार तंत्र के माध्यम से, अर्थात व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच लेन देन द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्टली जो उत्पादक हैं उनसे जाकर कस्टमर सामान ले लें। तो ऐसे सामान जो सार्वजनिक सामान हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर नहीं ले सकते और सरकार द्वारा कस्टमर को दिया जाता है, आपके नागरिकों को दिया जाता है सरकार द्वारा, तो ये क्या है, किस प्रकार के होंगे? ये है आवंटन प्रकार्य, जो सरकार आवंटित करती है, डायरेक्टली आप नहीं ले सकते हो उत्पादक से, सरकार देगी आपको, वो आवंटन प्रकार्य हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है इसे। यांत्रिकी अभियांत्रिकी के प्राध्यापक और अनुसंधान तथा विकास के डीन सुमन चक्रवर्ती को कहाँ पर अभियांत्रिकी तथा कंप्यूटर विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? आपको पूछ लें, अभियांत्रिकी तथा कंप्यूटर विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो आप कहेंगे सुमन चक्रवर्ती को दिया गया। तो ये दिया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर में, इन्हें दिया गया है इन्फोसिस पुरस्कार 2022 IIT खड़गपुर में। इस शिफ्ट का अंतिम सवाल देख लो, निम्नलिखित में से किस उद्योग का नाम उसके द्वारा प्रयुक्त रॉ मटेरियल कच्चे माल के आधार पर नहीं रखा गया है? तो ये वेरी इजी सवाल है, ऑप्शन से डायरेक्टली आप कर सकते हो। जैसे कृषि आधारित उद्योग है, वहाँ पर रॉ मटेरियल खेती के सामान कृषि रहेगा, और वन आधारित है तो पूरा वन, उसका रॉ मटेरियल वन से ही प्राप्त होगा। खनिज आधारित उद्योग है तो खनिज से, नाम से स्पष्ट है। वस्त्र आधारित उद्योग में तो वस्त्र बन रहा है वहाँ पर, उसके लिए रॉ मटेरियल वूल चाहिए या फिर सिल्क चाहिए, कॉटन, जो वो बी, ये सभी रॉ मटेरियल रहते हैं। तो बी वाला रॉ मटेरियल्स के नाम पर नहीं है। अब 28 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भूरा शैवाल है? इसी शिफ्ट में शायद या फिर अगली शिफ्ट में लाल शैवाल का भी पूछा गया उदाहरण से। निम्नलिखित में से कौन सा भूरा शैवाल है? तो भूरा शैवाल आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है सरगसुम। सरगसुम एक भूरा शैवाल है। बाकी वॉल फॉक्स, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनस, आगे सवाल आएगा, ये ग्रीन एल्गी है। क्लेमाइडोमोनस, यूलोथ्रिक्स और वॉल्वॉक्स, दिमाग में फिट करो दोस्तों। वॉल्वो है ग्रीन, बिल्कुल हरी भरी वॉल्वो। तो वॉल्वो क्या क्लेम करती हैं? वॉल्वो क्लेम करती हैं वो ग्रीन भी नहीं, येलो भी हो सकती है, ऐसा इनका क्लेम है। तो यूलो, वॉल्वो, क्लेमाइडो, ये हो जाएंगे ग्रीन एल्गी के। सर्गसुम है दोस्तों ब्राउन एल्गी। अब ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी कहा जाता है। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी लाल एल्गी और क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होंगे। फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी हैं, इसके अंतर्गत जो उदाहरण की और बात करें, जैसे सर्गसुम तो था ही था, इसके अंतर्गत और प्रकार हैं। एक प्रकार है एक्टोकार्पल्स, कार्पस इसका उदाहरण है। लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टस, नेरोसिस्टस, ये भी उदाहरण है। फूकस सर्गसुम उदाहरण है, ये सभी ब्राउन एल्गी हैं। और डिक्टोइटा, तो डिक्टोइटा, लेमिनेरिया, एक्सोकार्पस, फूकस, सर्गसुम, मैक्रोसिस्टस ब्राउन एल्गी है। तो आप कहेंगे रेड एल्गी कौन से है? रेड एल्गी में रोडेला है, कॉम्सोपोगोन, स्टाइलोनिया, बेंगिया, पोरफाइरा, हिल्डेनब्रांडिया, नेमेलियन, कोरलिना, ये सभी गैलिडियम वगैरह रेड एल्गी। हरे शैवाल मैंने बता दिया क्लेम कर रहा है, वोल्वो कर रही है। स्पाइरोगायरा भी ग्रीन एल्गी है। क्लेडोफोरा है, एक्टेबुलरिया है, कोलेरपा है, यूलोथ्रिक्स है, डेस्मिट्स है, हाइड्रोडिक्टियन है, ये सभी। अगला सवाल आपके सामने,
लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत की अनहास सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में स्क्वैश खिताब जीता है? तो ये बिल्कुल लाइन से किस प्रकार पूछा है, एग्जैक्ट लाइन ये है कि भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनहास सिंह ने बर्मिंघम में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर। तो करंट अफेयर्स के काफ़ी सवाल मैंने देखे बिल्कुल घुमाकर ही पूछ लिए। स्टूडेंट ऐसे अंडर 15 दिमाग में याद नहीं रखते, उनके दिमाग में ये रहता है, आप कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट हुआ है कि भारत की एक लड़की ने स्क्वैश में ये जीता है खिताब, उसका नाम है अनहास सिंह। बाकी ये नहीं ध्यान रखेंगे कि अंडर 15 का वो खिताब था। तो ये आपको पूछ रहे हैं वो कौन सा खिताब था, तो किस टाइप से यहाँ पर नए पैटर्न पर करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। अनहास सिंह ने जीता है बर्मिंघम में जो ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट हुआ है अंडर 15 में। ये स्क्वैश की खिलाड़ी, ध्यान रखना, अनहास सिंह। स्पॉट पूछ रहे तो इनका स्क्वैश है। सितंबर 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने डिजिटल फुटप्रिंट को बढ़ाने के प्रयास के अंतर्गत कहां पर डिजिजॉन का उद्घाटन किया है? तो एलआईसी ने अपना डिजिटल फुटप्रिंट है बिल्कुल डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ने के लिए डिजिजॉन का उद्घाटन मुंबई में किया है। एलआईसी ने डिजिजॉन का एलआईसी ने किया, ध्यान रख लेना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 1956 में पारित हुआ, सभी को पता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में हुआ है जिसके आधार पर राज्यों का गठन हुआ है। 14 राज्य बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्य? 14 राज्य और 6 यूटी बने। जिस स्वर का अपने स्थान पर लगातार या बार बार उच्चारण किया जाता है उससे किस वर्ण की उत्पत्ति होती है? तो वर्ण के मैं आपको प्रकार बताऊं, 4 प्रमुख प्रकार आप देखेंगे। स्थायी वर्ण, आरोही, अवरोही, संचारी वर्ण। ये चारों ही प्रकार में क्या क्या होता है, जैसे कि सवाल में पूछा गया तो इस टाइप से म्यूजिक से अब प्रत्येक सेट में सवाल आया है। यहाँ से स्थायी वर्ण आप देखेंगे, जो वर्ण स्थायी हो गया मतलब उसको आप क्या कर रहे हो, बार बार उच्चारित कर रहे हो। कोई भी चीज़ बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में भी वो एक तरीके से स्थायी घर हो जाएगी, फिट हो जाएगी। तो जब कोई स्वर एक से अधिक बार 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 उच्चारित किया जाए तो वो स्थायी हो जाएगा। जैसे आप बार बार ग ग सा रे सा रे रे ग ग ग म म म म म, तो बार बार उसको एम्फेसाइज बल दे रहे हो, स्थायी वर्ण हो गया है वो। आरोही वर्ण है, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोही वर्ण। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत से स्वर का शुरुआत से ही आप स्टार्ट करेंगे म्यूजिक में तो सा रे ग म प ध नि, तो एक तरीके से आप बढ़ रहे हो क्रम में, ऊपर की ओर चढ़ रहे हो, तो ये चढ़ता हुआ क्रम है। अवरोही उतरता हुआ क्रम, उतरता हुआ यानी ऊपरी स्वर से निचले स्वर की ओर आ रहे हो, नी ध प म ग रे सा। संचारी वर्ण में क्या होता है, संचारी में ये सभी मिक्स हो जाते हैं। संचारी में क्या होता है, आरोही भी आ जाएगा, अवरोही भी आ जाएगा, स्थायी भी आ जाएगा, बिल्कुल रिमिक्स हो गया, सारा कुछ मिक्स मसाला हो गया। जैसे कि आप बोल रहे हो रे रे नी ध प प म ग सा नी, मतलब बिल्कुल मिक्स तरीके से आप उसमें रिपीट भी कर रहे हो, सब कुछ ऊपर नीचे कर रहे हो। अगला यहाँ पर सवाल है, 2022 के अंत तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रमुख उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये भी एक तरीके से कूट में सवाल दिया गया है। अब भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उपलब्धियां देखिएगा। दुनिया में स्टार्टअप की संख्या 77,000, यूनिकॉर्न की संख्या 107 के मामले में भारत विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। भारत भाई विश्व स्तर पर पहले स्थान पर नहीं है, तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर पहले के स्थान पर तीसरा कीजिएगा। भारत की बात करूँ तो भारत में अभी वर्तमान स्थिति में 108, 107, 108 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न, ठीक है। अब यूनिकॉर्न का क्या मतलब? ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो स्टार्टअप का मतलब है शुरुआत ही किया है अब तक, और अचानक शुरुआत करी, नई नई कंपनी है और बहुत अच्छा फंड रेज हो गया उनके। यूनिकॉर्न स्टार्टअप उन निजी कंपनियों को कहेंगे जिनका वैल्यूएशन कितना हो गया, $1 बिलियन का, मिलियन नहीं बिलियन, $1 बिलियन का उसका मूल्यांकन हो चुका है, वैल्यूएशन हो चुका है। ऐसी कंपनियां न्यू स्टार्टअप यूनिकॉर्न निजी कंपनियां रहती हैं, उसे आप यूनिकॉर्न बोलेंगे। तो यूनिकॉर्न यहाँ पर आप देख पा रहे हो संख्या भारत में लगभग 107-8 हो चुके हैं। दुनिया में स्टार्टअप की संख्या 77,000 है, लेकिन यूनिकॉर्न की संख्या यहाँ पर भारत में ये, तो इसको थोड़ा तीसरे स्थान पर है इन संख्या के अकॉर्डिंग भारत, न कि पहले स्थान पर भारत। तो ये पहला ही गलत हो गया। भारत दुनिया में प्रौद्योगिकी समव्यवहारों के लिए सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में तीसरे स्थान पर। बिल्कुल, प्रौद्योगिकी समव्यवहारों के लिए सबसे आकर्षक जो इन्वेस्टमेंट जो बाहरी लोग करें उद्योग भारतीय प्रौद्योगिकी में, वो तीसरे स्थान पर है। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अपनी जो रैंकिंग है 2015 में भारत था 81वें रैंक पर। अभी 2022 में नवाचार सूचकांक में इनोवेशन भारत ने किया है और 40वें स्थान पर इंडिया आ चुका है। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट है, पहले में मैंने संशोधन कर दिया है। और बाकी और भी ये पूरी समीक्षा रिपोर्ट आई है। इसमें उच्च शिक्षा प्रणाली के आकार में पीएचडी की संख्या और स्टार्टअप की संख्या के लिहाज से देश को यहाँ पर पीएचडी की संख्या के आधार पर भी तीसरा स्थान मिला है।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अनुसार केरल और उड़ीसा के समुद्र तटों की रेत में मोनोजाइट, काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस राज्य की समुद्र तटों की रेत में मोनोजाइट पाया जाता है, और केरल और उड़ीसा की समुद्र तट की रेत में क्या पाया जाता है, तो वो खनिज है मोनोजाइट। मोनोजाइट केरल उड़ीसा, मोनोजाइट पूछ लें तो आप कहेंगे मोनोजाइट तो केरल एंड उड़ीसा की जो समुद्र तट की रेत है केरल और उड़ीसा की, वहाँ पर मोनोजाइट मिलेगा। तो मोनोजाइट में थोरियम का लगभग कितना परसेंटेज है, ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अकॉर्डिंग थोरियम, मोनोजाइट में थोरियम भी होता है, ध्यान रखना, जो कि 8 से 10% आपको उड़ीसा और केरल के समुद्र तट में थोरियम मिल जाएगा मोनोजाइट के रूप में। मोनोजाइट में थोरियम है, लेंथेनम है, सीरियम है, ये तत्व होते हैं। सीरियम होता काफ़ी ज़्यादा, 43 के आसपास परसेंटेज। भारत में अवसंरचना परियोजना के लिए पहली बार जमानत बॉन्ड बीमा का शुभारंभ किसने किया, तो यहाँ पर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस का शुभारंभ नितिन गडकरी ने किया। जमानत बॉन्ड बीमा बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में कार्य करेगा, और ठेकेदार के साथ साथ प्रिंसिपल यानी जो अनुबंध देने वाले प्राधिकरण हैं उनको भी सुरक्षित रखेगा ये बॉन्ड। जगोई और चोलोम किस नृत्य के दो मुख्य भाग हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। जागोई आपने पढ़ा होगा, मणिपुर में होता है, और चोलोम ये दोनों ही मणिपुरी नृत्य के, जागोई और चोलोम आपको पूछ लें, जागोई चोलोम मणिपुरी, ठीक है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में मिशन 929 प्रारंभ किया गया, करंट अफेयर्स का सवाल, काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स के सवाल यहाँ पर मिलेंगे। मिशन 929 त्रिपुरा में, त्रिपुरा के चुनाव आयोग ने, भारत के चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से ऊपर ले जाने के लिए मतदान है, वोटिंग है, वो 90% से ऊपर हो, इसलिए वहाँ पर जो टोटल 929 मतदान केंद्र है ना, उस पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो मिशन 929 में 929 का मतलब वहाँ पर जो मतदान केंद्र है, पोलिंग सेंटर है, वो 929 है, तो उस पर ध्यान दिया कि 90% से अधिक वहाँ पर वोटिंग हो। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी का प्रमुख आंदोलन कौन सा था, आपको पता होगा क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन भी उस दरमियान था। तो आप डायरेक्टली करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे ही क्रिप्स मिशन असफल हो गया वहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई, अंग्रेजों भारत छोड़ दो। तो क्योंकि क्रिप्स मिशन है ना, ये भारत को एक तरीके से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए इसका काफ़ी विरोध हो गया, और एक ये भारतीयों को सेकेंड विश्व युद्ध में ऐड करना चाह रहे थे उनकी तरफ से। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, उनकी अध्यक्षता में भारत आया। एक सवाल पूछा हुआ है टीसीएस कंपनी के द्वारा कि जब क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो चर्चिल थे, ध्यान रखना, विंस्टन चर्चिल थे उस समय पीएम। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दांव खेला कि पूर्णतः भारतीयों का सहयोग मिले सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो 1942 के अंत में एक असफल हो गया प्रयास, सहयोग नहीं मिला पूर्णतः, तो असफल प्रयास किया गया क्रिप्स मिशन के रूप में, और इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जा रहा था, न कि पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में। तो और भी काफ़ी प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने व पृथक संविधान बनाने की व्यवस्था के विरोध में यहाँ पर प्रस्ताव को अस्वीकार करके भारत छोड़ो आंदोलन वहाँ से शुरुआत हुई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए पहली बार प्रस्ताव पर संसद के 108 सदस्यों के द्वारा किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए, तो ये एक असफल प्रयास था, ये 1991 में हुआ है। आपको पता है जजेज वगैरह, राष्ट्रपति वगैरह को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, संसद में प्रस्ताव आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए बात हो रही है। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम था न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, उनके खिलाफ ये संसद में प्रस्ताव आया क्योंकि उनके कार्यकाल से संबंधित गलत काम का आरोप लगा था। तो 1991 में ये हस्ताक्षर किए गए थे 108 सदस्यों के द्वारा न्यायाधीश को हटाने के लिए, जो पंजाब हरियाणा के न्यायाधीश वी रामास्वामी थे उस समय। जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया कौन सा ऐप भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप है, तो भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप जो कि वेब 3.0 की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है, इसका नाम है पे रूप है। आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो बहुत ही तीव्र गति से, इसका नाम है पे रूप, ठीक है। चंदेरी में राजपूतों को हराकर बाबर ने किस वर्ष आगरा और दिल्ली पर अधिकार स्थापित किया था, तो यहाँ पर इससे पहले भी पार्ट में बता चुका हूँ। जो बाबर के 4 प्रमुख युद्ध हैं, पानी खाना चंद्र के घर पर किया है। शुरुआत 1526 से हुई है पानीपत का युद्ध, उसके बाद खाना खाया 1527 में खानवा का युद्ध, फिर चंद्र के घर यानी 1528 में चंदेरी का युद्ध। तो यहाँ पर आपको यही पूछा है कि चंदेरी में राजपूतों को हराकर बाबर है वो आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया है, तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ है, और बाकी ये सभी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस पार्ट में, जरूर देख सकते हो। पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का हुआ है।
खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य, चंदेरी का युद्ध बाबर और राजपूत जो मेदिनी राय के मध्य, और घाघरा का युद्ध है 1529 में हुआ है बाबर और अफगान महमूद लोधी के मध्य। भारत सरकार द्वारा 2022 तक कितनी श्रम संहिताओं का प्रतिपादन किया गया है? 2022 तक 4 श्रम संहिता, वेतन संहिता एक्ट 2019, औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य काम करने की स्थिति संहिता विधेयक 2020। तो 4 संस्करण ये शामिल हुए हैं इसमें। कौन सा बल ब्रह्मांड की विशाल पैमानों की परिघटना, जैसे तारे हैं ब्रह्मांड में, आकाशगंगा है, आकाशगंगा के समूह हैं, इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, तारों वगैरह के विकास में गुरुत्वाकर्षण बल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ब्रह्मांड की विशाल पैमानों के विकास में। कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर टेम्परेचर को आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और गैस की एक निश्चित मात्रा अर्थात मोल एन की संख्या, गैस की मात्रा का दाब इसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक फिक्स गैसेज ले ली, उसकी मात्रा ले ली, क्वांटिटी ले ली, उसके बाद क्या पाया कि दाब जैसे ही बढ़ाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा, ठीक है, या फिर आयतन बढ़ेगा मतलब दाब कम हो रहा है वहाँ पर। तो ये आयतन और दाब है, किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम और प्रेशर की, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बशर्ते आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तब टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर रहे हो, तापमान स्थिर कर दिया, बॉयल एकदम फिक्स कर दिया तो बॉयल का नियम लागू हो गया, ठीक है। जब तापमान को स्थिर किया तो बॉयल का है, वहाँ पर आयतन और दाब व्युत्क्रमानुपाती। इसी प्रकार का चार्ल्स का नियम, गैलुसाप का नियम, अवोगाद्रो का नियम, ये भी जान लीजिए, गैसेज की ये नियम काफ़ी बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो बॉयल का नियम, किसी गैस के आयतन और तापमान और अणुओं की संख्या स्थिर है तो उस समय आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम ये कहा कि तापमान अब फिक्स नहीं किया, बॉयल ने कर दिया तापमान फिक्स, चार्ल्स ने क्या किया, दाब को फिक्स कर दिया। तो चार्ल्स ने, जब कुकर की सीटी बजती है ना, वहाँ पर दाब निकलता है, तो चार्ल्स ने सीटी बंद कर दी, यानी दाब को स्थिर कर दिया। तो चार्ल्स सीटी, तो उन्होंने दाब को स्थिर किया और क्या पाया कि आयतन तापमान के समानुपाती, बिल्कुल तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, ये चार्ल्स का नियम है। गैलुसाक का नियम क्या कहता है कि गैस के निश्चित आयतन और द्रव्यमान पर उस गैस का दबाव सीधे तापमान के समानुपाती है, यानी प्रेशर भी तापमान के समानुपाती, आयतन भी तापमान के समानुपाती। तो ये गैलुसाक का है। इन्होंने क्या किया, आयतन को क्या कांस्टेंट कर दिया और पाया दाब सीधे तापमान के समानुपाती। अवोगाद्रो का नियम, स्थिर तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या में अणु रहते हैं। तो तापमान और दबाव दोनों ही, P और T दोनों ही कांस्टेंट है, तो जितनी भी गैसेज हैं यदि उनके समान आयतन है, वॉल्यूम समान है, तो उसमें अणु भी समान होंगे। आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT। इसमें R की वैल्यू काफ़ी बार पूछी जाती है। R बराबर ध्यान रखना 8.314 गुणा, अब ये ध्यान रखना इसका मात्रक 4 जूल मोल पर केल्विन, जूल या फिर कह सकते हो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 85th है, 85th हेनली पासपोर्ट में 85th। काफ़ी बार पूछा जाता प्रथम रैंक किसकी है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में या फिर 5 वर्षों से लगातार जापान की रैंक पहली है, क्योंकि जो जापान का पासपोर्ट है ना, जिसके पास जापान का पासपोर्ट है वो क्या करेगा, 190 देशों में वीज़ा फ्री, बिना वीज़ा की एंट्री। इतना पावरफुल पासपोर्ट है जापान का कि 193 देशों में आप बिना वीज़ा की एंट्री कर सकते हो। जैसे अभी अपन भारत नेपाल जा रहे थे, तो भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में, 59 देशों में वीज़ा मुक्त भारत के पासपोर्ट धारक भी यात्रा कर सकते हैं। तो वो रैंक है 85th इंडिया की। किस राज्य ने 8 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल वीमेन डे। तो इस दिवस पर महिलाओं को ₹1000 प्रति माह प्रदान करने के लिए लाडली बहन योजना जो विमन है उनको ₹1000 प्रति माह दिए जाएंगे। लाडली बहन योजना के तहत ये MP मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, लाडली बहन योजना। सप्तक में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि सामान्य ध्वनि से दोगुनी धीमी होती है। कौन से सप्तक में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि सामान्य ध्वनि से दोगुनी धीमी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मंद्र सप्तक होता है, नाम से स्पष्ट है भाई, मंद्र है, धीमा है, तो सामान्य ध्वनि से दोगुनी धीमी होती है मंद्र सप्तक में। अब इन सप्तकों का मतलब, सप्तक का मतलब हो गया कि जो 7 स्वर हैं, सारे गम पधनी, इन 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। और इसमें आप देखेंगे मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तो मंद्र सप्तक क्या होगा, वो हृदय से, स्वर कहाँ से उत्पन्न होंगी, हृदय से होंगी मंद्र में।
मध्य स्वर सप्तक होता है उसके स्वर कंठ से होंगे, मध्य वाले कंठ से मंद्र में हृदय से आएंगे, उसके ऊपर मध्य में कंठ से आ गए, और उसके ऊपर आपने तार सप्तक देखा वो मूर्धा से निकलते हैं तार, कंठ से निकलते हैं मध्य, और उससे नीचे रहते हैं मंद्र सबसे नीचे है। इसलिए मंद्र सप्तक है वो धीमी, बहुत ही धीमी गति के होते हैं, क्योंकि वो हृदय से आवाज़ आ रही है तो धीमी आएगी, कंठ से थोड़ी तेज आएगी और मूर्धा से और तेज आएगी। तो ये आपने देखा। मंद्र सप्तक जो सप्तक मध्य सप्तक से दुगुनी नीचे धीमी नीचे ध्वनि के प्रयुक्त हो किया जाता है, तो मध्य सप्तक हैं जो कंठ से निकलते हैं, और मंद्र जो हृदय में, तो ये मध्य से दुगुनी धीमी गति जो स्वर में था। और जो मंद्र सप्तक हैं स्वर के नीचे बिंदी लगाई जाती है, जैसे सा है ना, तो इसका यदि मंद्र सप्तक है तो इसके नीचे बिंदी लग जाएगी, रे में नीचे लग जाएगी। इसी प्रकार जो आपका तार सप्तक है इसमें ऊपर बिंदी लगेगी, ठीक है। तो मध्य सप्तक में कैसे लगेगी? मध्य सप्तक में कोई भी नहीं लगेगी, बिंदी लगेगी नहीं। मध्य सप्तक में स्वर के नीचे और ऊपर कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता, ध्यान रखना। और मध्य सप्तक होता है, सप्तक की ध्वनि मंद्र सप्तक से दोगुनी होती है, मध्य है तो मंद्र से दोगुनी है, मंद्र की मध्य से दोगुनी नीचे होती है, और मध्य सप्तक की मंद्र सप्तक से दुगुनी ऊपर होती है। मध्य सप्तक में स्वर के नीचे या ऊपर कोई भी चिन्ह नहीं होता। तार सप्तक है, मैंने कहा तार सप्तक मुद्रा से आता है, तो ये जो सप्तक है मध्य सप्तक से ऊंचा गायन के लिए तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग करते हैं। इस सप्तक के स्वरों की ध्वनि मंद्र सप्तक से चौगुनी होती है और मध्य सप्तक से दोगुनी होती है। तार की नीचे वाले हृदय में मंद्र से चौगुनी और कंठ वाले मध्य से दोगुनी होती है। तार सप्तक में स्वर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, जैसे सा है ना, तो यहाँ पर बिंदी है, रे है तो इसके ऊपर, ये आपका तार सप्तक है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार एकीकृत पवन सौर संसाधन आकलन स्टेशनों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? गुजरात में है दोस्तों। गुजरात राज्य में 2021-22 का जो करंट अफेयर्स है, पवन ऊर्जा संस्थान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ये वार्षिक रिपोर्ट है, और इनके अकॉर्डिंग पवन सौर संसाधन आकलन स्टेशन, जिसमें पवन और सौर दोनों संसाधन आकलन स्टेशन की संख्या गुजरात में सबसे अधिक है। जुलाई के मध्य तक सतह के निकट निम्न दाब क्षेत्र, जिसे ITCZ कहा जाता है, जो लगभग हिमालय के समानांतर 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ के बीच उत्तर की ओर खिसक जाता है। तो ये जो निकट निम्न दाब क्षेत्र है, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ आपको पूर्ण रूप पूछा तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राहत कार्यों में शामिल या तैयारियों की गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों सहित मृत्यु के कारण को कोविड-19 के रूप में प्रमाणित होने पर प्रति मृत व्यक्ति के लिए कितनी राशि की सिफारिश की है? तो NDMA जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इन्होंने 50,000 रुपये की राशि राहत कार्यों में शामिल, जो तैयारियों की गतिविधियां कोविड के राहत कार्यों में शामिल व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्तियों सहित मृत्यु हो जाती है, राहत कार्य कर रहे हैं और प्रमाणित हो जाते हैं, तो 50,000 की राशि वो देंगे। नेक्स्ट सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित कथन का उल्लेख किया गया है? तो संविधान का आर्टिकल कौन सा है? यहाँ पर कथन देखिएगा, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को इस तरह की गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए बिना जितना जल्दी हो सके हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे बताना पड़ेगा कि किस वजह से उनको अरेस्ट कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपराध किया है, गलती की है जिसकी वजह से उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और साथ ही साथ उनको है, वो पता ही होगा आपको, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट याचिका लगाई जाती है आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। तो रिट याचिका में क्या होता है, 24 जैसे ही गिरफ्तार हो 24 घंटे के भीतर उनको कोर्ट में पेश करना होगा। कोर्ट ही तय करेगा उनका गिरफ्तारी सही है या फिर गलत है। तो वो अपने पसंद का वकील भी परामर्श ले सकता है, उनको ये भी अधिकार है और उनको सूचित करना पड़ेगा किस वजह से हिरासत में ले रहे हो। तो ये संरक्षण कौन दे रहा है? ये आर्टिकल 22 दे रहा है। आर्टिकल 22 में ये प्रावधान है। आर्टिकल 22 में भी काफ़ी क्लोज है। 22(1) में आपको मिल जाएगा कि उनको अवगत कराएं किस कारण उन्हें निरुद्ध किया जा रहा है। और फिर यहाँ पर 22(2) में क्या मिला है? 22(2) में मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर समक्ष पेश किया जाएगा। ये 22(2) में है। इसी प्रकार आप 22(4) में देख सकते हो, निवारक निरोध का उत्पन्न करने वाली कोई भी विधि किसी व्यक्ति का 3 माह से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे हैं, न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए रहते हैं, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उस अवधि की समाप्ति से पहले ये प्रतिवेदन नहीं दिया है। तो ये आर्टिकल 22 में प्रावधान है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर 28 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट का,
1944 में एएसआई के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद इस समस्या को किसने परिशोधित किया था कि हड़प्पा सभ्यता में यांत्रिक रूप से एक समान क्षैतिज रेखाओं के अनुदेश खुदाई करने के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि यांत्रिक रूप से आप एक समान क्षैतिज रेखाओं के अनुदेश खुदाई करो। तो इस हेतु परिशोधित है समस्या को किसने किया था 1944 में? वो REM व्हीलर ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के एक समान क्षैतिज रेखाओं का अनुदेश खुदाई के बजाय आप टीले के स्तर का विन्यास को अनुसरण करके खुदाई कीजिएगा, ये M व्हीलर ने 1944 में। नेक्स्ट यहाँ पर इस वीडियो के अंतिम शिफ्ट है 28 फरवरी की तीसरी पारी। जनवरी 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा घोषित टेस्ट का नाम क्या है जो राष्ट्रीय टीम में भारतीय खिलाड़ियों के चयन के लिए अनिवार्य होगा? तो ये जनवरी 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के द्वारा घोषित टेस्ट है जिसका नाम है डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट। डेक्सा टेस्ट है जो राष्ट्रीय टीम में, जो नेशनल टीम में भारतीय खिलाड़ी चयन के लिए डेक्सा टेस्ट में क्या होता है, एक तरीके से उनके बोन्स का एक्सरे किया जाता है। हड्डियों में देखा जाता है कि कैल्शियम और अन्य खनिज की मात्रा, उसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो पर्याप्त मात्रा में है या फिर नहीं है, वो टेस्ट अनिवार्य है। नेक्स्ट सवाल, नेपाल के साथ साझा की गई भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत नेपाल की बाउंड्री आपको पूछा है तो वो 1751 किलोमीटर है। भारत नेपाल है 1751 में काफ़ी बार बताया हूँ। भारत नेपाल की बाउंड्री हाईएस्ट बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना की है 3488 किलोमीटर चाइना की है। फिर आप देखेंगे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की कितनी है? 3323। पाकिस्तान 3 बीच में 2 लगा दो भाई, पाकिस्तान है तो तीसरे स्थान पर क्यों रखो, बीच में दूसरे स्थान पर, फिर लास्ट में तीसरे पर। गलतियां मत करो भाई, पाकिस्तान वाले 3323। और चाइना के भारत की लंबाई 3488। वैसे 44 दूना 88 होते हैं, लेकिन चाइना है तो इनको पता नहीं, ये 34 दूना 88 कर रहे हैं और पाकिस्तान वाले 3323 कर रहे हैं। नेपाल है 17 गुणा 3 कर रहे हैं, 1751 कर रहे हैं। म्यांमार वाले 1643 म्यांमार। भूटान के साथ कितनी है दोस्तों? भूटान 699, भूटान के साथ 699। और फिर यहाँ पर जो सबसे कम बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। टोटल स्थलीय बाउंड्री कितनी हो गई? 15,106 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल, 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किस राज्य ने न्यूनतम बहुआयामी गरीबी दर्ज की है? सबसे कम गरीबी, बिल्कुल कम गरीबी केरल ने की है। सबसे अधिक गरीबी बिहार ने की है। बिहार के बाद अधिक में झारखंड का नंबर है। झारखंड का पहले भी अच्छे में पूछा गया है कि सेकंड सबसे हाईएस्ट गरीबी झारखंड की है, उससे पहले बिहार की, थर्ड उत्तर प्रदेश की है। केरल राज्य सबसे कम गरीबी है। केरल के बाद कम में पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, गोवा है, सिक्किम तमिलनाडु का स्थान है। राज्य की 51.91% आबादी बहुआयामी गरीब है। कितने? 51.91%। केरल में कोट्टायम एकमात्र जिला है जो इस पूरे सूचकांक में पूरे देश में शून्य गरीबी है, कोट्टायम केरल की। भारत की मानक याम्योत्तर है 82.5 डिग्री पूर्व है, ठीक है, ईस्ट है। तो ये भारत का मानक समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसे पूरे देश का मानक समय कहा जाता है। किस राज्य से होकर गुजरता है? तो ये दोस्तों इलाहाबाद नैनी यानी उत्तर प्रदेश से गुजरता है। भारत में इलाहाबाद की नैनी के समीप से गुजरने वाली जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय के अनुसार भारतीय समय माना गया है। तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री जो नैनी के समीप से गुजरने वाली पूर्वी देशांतर है, इसको माना गया है। इलाहाबाद की नैनी के समीप से गुजरती है। आपको पूछ रहे भारत का मानक समय है, ये ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। और जो भारतीय मानक समय रेखा है IST, इसकी स्थापना 1947 में 1 सितंबर 1947 को हुई। भारतीय मानक समय रेखा और कहाँ से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों की ट्रिक क्या है? मन का छत से आंधी दौरा उत्तर में उड़ गया। मन का छत से यानी मानक समय रेखा की बात हो रही है। मन का छत से यानी छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। मन का छत से आंधी दौरा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। उत्तर में उड़ गया उत्तर प्रदेश से गुजरती है। और मैं यानी मध्य प्रदेश में गुजरती है। उड़ गया उड़ यानी उड़ीसा से। इन 5 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट सवाल, अक्टूबर 2020 में किस बैंक ने स्वच्छ जीवन कार्यक्रम शुरू करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ भागीदारी की है? अक्टूबर 2020 में किस बैंक ने स्वच्छ जीवन कार्यक्रम शुरू करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल के साथ भागीदारी की है? तो HDFC बैंक ने स्वच्छ जीवन कार्यक्रम शुरू करने के लिए अपोलो के साथ HDFC बैंक ने। नेक्स्ट यहाँ जनवरी 2023 में श्रीलंका के विरुद्ध 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में ODI में विराट कोहली 1 दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं? तो ODI में हाईएस्ट रन बनाने वाले 5 खिलाड़ी बने हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले 5 खिलाड़ी आप देखेंगे।
टॉप पर सचिन तेंदुलकर हैं जिसके ओडीआई में सबसे अधिक, उसके बाद कुमार संगकारा, फिर रिकी पॉन्टिंग, चौथे स्थान पर जनश्रेयस सूर्या, पांचवें स्थान विराट कोहली ने लिया है। इससे पहले पांचवें स्थान पर थी महिला जयवर्धने, अभी छठे स्थान पर हो गए जयवर्धने, ये कोहली जी बन गए हैं पांचवें पर। भारत के केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल, यानी एक जो क्लास, जैसे क्लास छठी है तो उनके लिए कि अलग से टीवी चैनल, इस प्रकार वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को कितने टीवी चैनलों में विस्तारित किया जाना है, तो कितने 200 टीवी चैनल बनेंगे पीएम ई विद्या के तहत। जनवरी 2023 में एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है उसके द्वारा भारत की पहली हरित ग्रीन जो हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना कहाँ शुरू की गई, तो एनटीपीसी की हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण सूरत गुजरात से हरित हाइड्रोजन एनटीपीसी की। जलालुद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का शासक बना अलाउद्दीन खिलजी, तो खिलजी डायनेस्टी यानी 1290 से 1320 खिलजी, ठीक है, 1290 से 1320। इसमें पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो 1290 से 1296, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, फिर 1316 में बना है सिहाबुद्दीन उमर, फिर 1316 से 1320 में कुतुबुद्दीन मुबारक। अगला सवाल आपके सामने, तवांग बौद्ध मठ किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, विश्व का सेकंड सबसे बड़ा है, विश्व का पहला लहसा का बौद्ध मठ है जो उसका नाम है पोतला महल, ये तिब्बत में चीन में है। तो तवांग मठ है, तवांग नदी के पास में तवांग बौद्ध मठ है, अरुणाचल प्रदेश में, भारत का सबसे बड़ा। जनवरी 2023 में चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने गरुड़ एग्री किसान ड्रोन विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की, इससे पहले भी आ चुका है 150 ड्रोन वाला। तो जनवरी 2023 में चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप जो नाम है गरुड़ एरोस्पेस, तो गरुड़ एरोस्पेस ध्यान रखना, इन्होंने गरुड़ एग्री किसान ड्रोन विकसित के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया है। कलकत्ता में नवाब अब्दुल लतीफ़ द्वारा मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब की गई, ध्यान रखना, मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ के द्वारा की गई, कब, 1863 में। 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने की मोमडन लिटरेरी सोसाइटी, 1863। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में बलात्कार के सबसे अधिक मामले हैं, पहले भी आ चुका है, राजस्थान के हाईएस्ट मामले दर्ज हुए। अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है, ये थोड़ा सवाल गलत बना है, अचलगढ़ राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची नहीं है, अचलगढ़ राजस्थान की 5वीं सबसे ऊंची पहाड़ी है, वैसे है तो राजस्थान की, ऑप्शन आपका राजस्थान करेक्ट था। राजस्थान की सर्वोच्च चोटियाँ देखेंगे या फिर अलग से पूछा जाता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो भी गुरु शिखर है, राजस्थान में है गुरु शिखर सिरोही, राजस्थान में 17-22 मीटर इसकी हाइट है। गुरु शिखर के बाद राजस्थान की सेकेंड है शेर, तो इसकी एक ट्रिक भी रहती है, गुरु से दिल जरा अच्छा, तो यहाँ पर गुरु से दिल जरा अच्छा, तो गुरु शिखर सबसे ऊंची है, फिर शेर है, फिर दिल यानी दिलवाड़ा है, जर यानी जरगा है, अच्छा यानी अचलगढ़ है, ये चोटियाँ हैं। भारत में नाथपा झाकड़ी बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर जूम करके देखते हैं ये कहाँ पर है। नाथपा झाकड़ी बिजली संयंत्र है हिमाचल प्रदेश में, जूम किया देखा तो आपने कहाँ पर देख मिला, नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में, भाई वहाँ पर विजिट करो नाथपा झाकड़ी के लिए, हिमाचल प्रदेश। झुरी का लोक संगीत रूप है, झुरी है हिमाचल प्रदेश का, झुरी भी हिमाचल प्रदेश, तो नाथपा झाकड़ी झुरी है हिमाचल प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद समाप्त हो गया, तो इनमें से कौन सा युद्ध है जो सालबाई की संधि के बाद समाप्त हुआ है, तो यहाँ पर पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए, तब बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, पहले भी एचसीएम में आ चुका है, हेस्टिंग्स थे, सालबाई संधि हेस्टिंग्स, और ये संधि 17 मई 1782 को, सालबाई की संधि बाई बयासी सालबाई 1782 को मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है जिसमें सालबाई की संधि हुई है, ये युद्ध हुआ है 1775 से 1782 को। अब आप देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें कौन सी संधियाँ हुई है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि हुई थी मद्रास की, ये युद्ध हुआ था 1767-69 में। मैसूर युद्ध भी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जनरल ओसेफ स्मिथ और हैदर अली के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ है।
मार्च 1784 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ मंगलोर की संधि यहाँ पर की थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ मंगलोर की संधि से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की है, द्वितीय मंगलोर है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है तो श्रीरंगपट्टनम की संधि है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्त किया है थर्ड में रंगपट्टनम। तो ध्यान रखो इन सभी का पूछा जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल है तो मद्रास, प्रथम मद्रास है। सेकंड है तो मंगलोर है। मद्रास के बाद मंगलोर गए और फिर आप मंगलोर जाकर रंग गए, वहाँ पर तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790-92 में हुआ रंगपट्टनम। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान के सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा और उन्होंने अस्वीकार किया, और इनका अस्वीकार करने पर ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया 1799 में, और टीपू सुल्तान की यहाँ पर रंगपट्टनम के दुर्ग के पास मृत्यु हो गई थी। विकल्प में एक खारदा की लड़ाई भी है। खारदा की लड़ाई कब हुई दोस्तों? खारदा की लड़ाई 1795 में हुई है। कब हुई है? खरदा भाई गर्दा उड़ा दो भाई, 1795 में। 1795 में खरदा की लड़ाई हुई मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निज़ाम के मध्य, जिसमें मराठा साम्राज्य जीत गया। उस्ताद अलादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के संस्थापक हैं? अलादिया खान जयपुर घराना, ठीक है, जयपुर घराना, जयपुर अतरौली घराना। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून 2022 में 15 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में CWS जो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में श्रम बल सहभागिता दर क्या है? तो CWS वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में श्रम बल सहभागिता दर है 47.5%। बात हो रही 15 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में यहाँ पर लेबर बल जो सहभागिता है 47.5%। करंट अफेयर्स का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अन्य तत्वों की तुलना में सबसे अधिक धात्विक है? तो इनमें आप देखेंगे लोहा, जस्ता, तांबा, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक धात्विक है। ऐसा क्यों? आप धात्विक देखेंगे, धात्विक गुण में देखेंगे तो धात्विक गुण क्या होता है? तत्वों का धात्विक गुण समूह में, ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। और समूह एक में आपको ग्रुप एक के एलिमेंट सार धातु हैं और सबसे अधिक धात्विक तत्व भी ग्रुप एक के एलिमेंट है। तो ग्रुप एक के एलिमेंट सबसे अधिक धात्विक तत्व है, क्योंकि आप जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे आवर्त में, वहाँ पर धात्विक गुण घटता है। अब धात्विक गुण घट रहा है, धात्विक गुण घट क्यों रहा है? क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं आप जा रहे हो, उस केस में क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन वो एक ही कोष तो सेम ही है ना। तो एक कोष में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा तरीके से प्रबल बल इनके मध्य नाभिक के बल में वो बंध जाएंगे, इजीली त्याग नहीं हो पाएगा। ऊपर से नीचे आएंगे, कोष की संख्या बढ़ रही है, कोष की संख्या ज़्यादा बढ़ने पर इनके मध्य आकर्षण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य कम होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हो। क्योंकि धात्विक गुण होता है क्या है, जितना इजीली आप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना सकते हो उसका धात्विक गुण उतना ही ज़्यादा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या है, कोषों की संख्या बढ़ रही है तो धात्विक गुण बढ़ेगा। आवर्त में कोषों की संख्या स्थिर है, धात्विक गुण कम होगा। तो आपका पहला जो आप ग्रुप देखेंगे, पहले ग्रुप में इस साइड लेफ्ट साइड ही है, तो यहाँ पर धात्विक गुण मैंने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पर घटते हैं, तो इसका मतलब पहले का ज़्यादा है। ऊपर से नीचे आएंगे बढ़ेंगे तो पहले का अंतिम एलिमेंट आप देखेंगे हली, नाकी, रबड़ी, सस्ती, फ्री, FR, यानी जो FR एलिमेंट है फ्रांसियम में वो सबसे ज़्यादा धात्विक है। आपको पूछ रहे सबसे धात्विक तत्व कौन सा? फ्रांसियम है। बाकी फ्रांसियम रेडियोधर्मी है। और धात्विक में पूछ लें सबसे ज़्यादा धात्विक एलिमेंट, उसमें भी नेचुरल। तो प्राकृतिक तत्व जो सबसे अधिक धात्विक है तो वो सेम ग्रुप 1 का एलिमेंट आपको मिल जाएगा, हली, नाकी, रबड़ी, CS यानी CGM है। तो यहाँ पर पूछा है तो पोटेशियम ग्रुप 1 का ही एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है, लिथियम ग्रुप 1 का है, सोडियम ग्रुप 1 का है, पोटेशियम ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 की ज़्यादा ही होगी तो इसका सबसे अधिक हो जाएगा। आई होप ये सभी आपको समझ में आया है। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदों का सामना करने के मामले में कौन सबसे जल्दी 1500 रन बनाने वाला खिलाड़ी बना है? कम गेंद में 1500 रन बनाए हैं T20 में, जो सबसे जल्दी बनाए हैं वो सूर्य कुमार यादव ने। दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश ने टंका नामक सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। टंका किस धातु का बनाया जाता है? तो इससे पहले भी पूछा हुआ जीतल का, उसमें मैंने बताया था टक्का का। इल्तुतमिश ने जीतल और टक्का है ये सिक्के चलवाए थे। तो चांदी का था टक्का, टक्का है तो भाई चांदी का लगेगा, टक्का लगेगा चांदी का। जीतल है तो जीतल तो एक तरीके से तांबा ही है, तो टक्का है वो जीतल आपका हो जाएगा तांबे का, और टंका है वो चांदी का है। फिरोज शाह तुगलक ने एक सिक्का चलाया जिसका नाम था शशगनी सिक्का। तो शशगनी है फिरोज शाह तुगलक का, इल्तुतमिश ने जीतल और टक्का चलाई, शशगनी फिरोज शाह तुगलक ने चांदी का शशगनी चलाया था। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं।
ये बता भी चुका हूँ। क्लेमाइडोमोनास, वोल्वो, यूलोथ्रिक्स है। मैंने कहा वोल्वो है तो ग्रीन है, ठीक है, येलो येलो भी होगी और क्लेम कर रहे हैं ऐसा वोल्वो। हरी सेवाल है वो ग्रीन एल्गी है। इससे पहले ब्राउन और रेड का बता चुका हूँ। यक्षगान की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? कर्नाटक का है भाई यक्षगान लोक नृत्य। अंतिम सवाल देख लो। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में पूछा है आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। विदेशी आप स्रोत देखेंगे, न्यायिक समीक्षा है यूएसए से ली गई है, ठीक है। विधि का शासन है, विधि शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जब विधि का शासन पूछ ले तो आप कहेंगे ब्रिटेन से, और पूछ ले विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कनाडा से ली गई है। ये सभी स्रोत एक बार रिवाइज कर लो। फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श है वो भी फ्रांस से लिए गए हैं। कनाडा से काफ़ी अलग अलग पूछे जाते हैं। संघात्मक विशेषताएं, आवश्यक शक्तियाँ, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी है, विधि का स्थापित प्रक्रिया कनाडा से है। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन। रशिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना में जो न्याय है, न्याय का आदर्श रशिया से है, मौलिक कर्तव्य रशिया से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से है। आयरलैंड से डीपीएसपी है। बाकी ज़्यादातर यूएसए से आपको मिल जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन है, राष्ट्रपति का पद पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, ये सभी यूएसए से लिया गया है। तो ये आपने देख के इस वीडियो में 75 और क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलग लेवल के एक्स्ट्रा फैक्ट से सवाल हैं। आई होप आपकी ज़रूर ये नॉलेज आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा। इसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है, बेस्ट विशेष है। जो कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इस नई अपडेट ले सकते हो, फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो ऑफर का लाभ उठा लीजिएगा। टीटीजी के कूपन कोड जरूर यूज़ करना। धन्यवाद।